गेट इट ऑफ योर स्क्रिप्ट, ये तैयारी है आपकी. यू आर हियर टू परफॉर्म, यू आर ऑन स्टेज, यू आर द वन विद द माइक. इंश्योर दैट यू हैव फन. मैं आज भी कहता हूँ, इवन टुडे, नहीं बहुत सारे लोगों को पता है कि लाइव कॉमेडी कहाँ हो रही है. यू हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग अ जोक इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट व्हेन यू गो डाउन हाउ क्विकली कैन यू कम बैक. तो मुझे ये पता था कि बचपन से आई हैव लव्ड द स्टेज. ये ज़रूर मुझे पता था कि आई कैन एंटरटेन पीपल. द सेंस ऑफ ह्यूमर होना इज़ वन थिंग, बट दैट एंटायरिटी ऑफ ओनिंग ह्यूमर टू ड्राइव यू इज़ अनदर थिंग. हमारी इंसानी फितरत है कि एक बंदे की जब हो रही होती है ना, तो बाकी बहुत सारे लोगों को मज़ा ज़रूर आ रहा होता है. जैसे ही आपने बाकी सबको घेरे में ले लिया एक साथ, तो लोग और इन्जॉय करते हैं. नॉट मेकिंग फन ऑफ द कैरेक्टर, बट रादर वॉट वी एज ए सोसाइटी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, और हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इनका. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. दोस्तों, हम लोग हमेशा से ये सुनते आए हैं कि कॉमेडी, किसी को हंसाना, ये एक मुश्किल काम है. लेकिन एक कॉमेडियन या एक स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं कहूँगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन उस पूरे थॉट प्रोसेस से किस तरीके से गुजरता है, या एक स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट होता है उससे पहले उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, ऑडियंस को किस तरीके से देखता है, ये जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बात करें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ. तो आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, इनका नाम है सैयद फराज अहमद. फराज एक मार्केटियर हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं. पिछले 10 सालों से अपना ये पैशन और अपना करियर लेके चल रहे हैं, और एक बहुत अच्छा मिक्स हैं जो कि किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को यूनिक बना रहा होता है कि वो एक मार्केटियर भी हो और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो. तो फराज से हमारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी हुई, और हमने जानने की कोशिश की कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करता है बिफोर द इवेंट, और क्या थॉट प्रोसेस उसका होता है, किस तरीके की ऑडियंस को वो ज़्यादा इन्जॉय करता है. तो ये सारी बातें हमारी फराज से के साथ हुई हैं, और आइए चलते हैं और आप लोगों को भी सुनाते हैं कि फराज ने किस तरीके से अपनी इस पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया, क्या क्या मुश्किलात आई और क्या क्या चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं फराज से. अस्सलाम वालेकुम फराज, सलाम काशिफ, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. फराज भाई, बहुत शुक्रिया कि यार आज आपने टाइम निकाला, और मेरी आपसे पिछले दिनों से जो बात चल रही थी, मुझे अंदाज़ा है कि आपका जो टाइम टेबल है वो काफ़ी बिजी रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह. और उसमें से आपने टाइम निकाला और आए इधर आज हमारे पास हमारी पॉडकास्ट की शूट के लिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो फराज, स्टैंड अप कॉमेडी, जी. ठीक है, एंड बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ये हमारे यहाँ 95% लोगों का तो कोई ऐसी सोच नहीं होती कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है. यू आर डूइंग दिस जॉब सिंस लास्ट 8-10 ईयर्स, जी. ठीक है. क्या चीज़ दिमाग में आई थी कि ये काम शुरू करना है? काशिफ, थोड़ा सा अगर इसको ज़रा रिवाइंड पे अगर थोड़ा सा जाएं, तो बेसिकली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2011 में, एडवर्टाइजिंग के साथ किया था. और एक काफ़ी कॉमनली नोन फैक्टर है कि एडवर्टाइजिंग में वो लोग जाते हैं जो थोड़े से, जो है वो क्रिएटिव, एक अच्छा वर्ड है उसके लिए बोलना कि क्रिएटिव लोग जाते हैं, बट थोड़े नॉन कन्वेंशनल जो लोग होते हैं ना, जिनको नॉर्मल से हट के कुछ कॉर्पोरेट की टिपिकल जो लाइफ है उससे बहुत हटके है एजेंसी लाइफ, तो वो वही लोग जाके उसी में ही सर्वाइव कर सकते हैं. बिकॉज एनीवन हु इज़ ऑपरेटिंग इन अ वेरी कन्वेंशनल मॉडल, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई जाऊँगा सुबह 9 से 5 की नौकरी होगी, इजी इजी सीन है, आ जाओ, काम वाम जो भी हो जाएगा. और हर किसी की इंडस्ट्री का अपना अपना एक चैलेंज है, वी अंडरस्टैंड दैट. तो एजेंसी लाइफ जो है ना, वो कहीं पे भी हो आप, किसी शहर में भी हो, दुनिया भर में किसी भी मुल्क में भी हो, एजेंसी का एक अपना डीएनए होता है. और वो जितना आप अपना लेते हैं उतना ही आप उसको सक्सेसफुली फिर आप उसमें चल भी सकते हैं. और जिसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाता, चाहे वो क्रिएटिव साइड पे आया एजेंसी में, चाहे वो बिजनेस साइड पे आया या स्ट्रेटजी साइड पे आया, जिस साइड पे भी आया, डिज़ाइन का, आर्ट का, जिसका भी है. तो हुआ ये था कि जब एजेंसी लाइफ शुरू हुई, तो हमने, जैसे मैंने जिक्र किया कि काफ़ी नॉन कन्वेंशनल है, तो घंटों के कोई मतलब हमारे वो नहीं होते फिक्स ना, कि आप 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं. बट दैट वन थिंग विच केप्ट अस गोइंग इन दोज लेट नाइट आवर्स वाज द एक
एक समझ लें एक कमराडरी बन जाती है आपकी टीम के साथ, या जितने लोगों के साथ आप रातें काली कर रहे हैं काम करने के लिए। तो उस वक्त सबका बर्नआउट हुए हुआ होता है। मेरे वाले साहब बल्कि अक्सर पूछते थे कि तुम लोग जो सुबह अगर लेट से 10 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक काम कर रहे हो, तो उसमें क्या आइडिया नहीं आते, काम नहीं होता, क्या नहीं होता कि तुम्हें जो रात के 9 बजे 10 बजे। तो हम ये कहते थे कि भाई हमारी तो शाम में तो सुबह होती है, क्योंकि भेजा एक्चुअली उस वक्त चलना शुरू होता है। वो एक हम लोग मजाक करते थे, बट द रियलिटी वाज कि क्योंकि जो एक उस वक्त हम कहते हैं कि भाई रात के 10 बजे बैठे बैठे एक आइडिया आ रहा है, कुछ हो रहा है, वो आमद तो कोई वक्त नहीं होता, आमद तो जैसे आती आती है, लेकिन उसमें जो उस वक्त की ड्राइव होती थी, दैट वाज देयर प्राइमरीली बिकॉज हमारी एक आपस में जो एक माहौल बनता था वो थोड़ा मज़ेदार बनता था। अच्छा, मज़ेदार में था यही कि हर कोई भरा पड़ा होता है, लेकिन हर कोई ना उसमें मजाक मस्ती में निकाल रहा होता है, और उससे एनवायरनमेंट आपका सेट रहता है। जहाँ आपको थोड़ा सा किसी का गुस्सा आ गया या फ्रस्ट्रेशन आ गई, तो काम भी बिगड़ता है, माहौल भी बिगड़ता है, एंड देन एवरीथिंग डजंट वर्क। सो दैट वाज दैट वन हुक जिसमें मुझे ये था कि यार ये जो चीज़ है ना, इसका कुछ तो गेम है, ये यही चला रहा है मुझे, नहीं तो नॉर्मल कोई बंदा नहीं चल सकता 18 घंटे 19 घंटे काम, 36 घंटे आप जाग रहे हैं काम कर रहे हैं, फिर भी आप सेट चल रहे हैं। द सेंस ऑफ ह्यूमर होना इज़ वन थिंग, बट दैट एंटायरिटी ऑफ ओनिंग ह्यूमर टू ड्राइव यू इज़ अनदर थिंग। और वो चीज़ थी ज़रा एक एम्बेडेड सी चीज़ जो मुझे उस वक्त सामने एज सच इतनी सरफेस नहीं की थी। लेकिन एक टाइम आया था जब मैंने कहा कि यार अच्छा, मैं हफ्ते में 5 दिन की नौकरी है, और इत्तेफाक से उन दिनों मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, एमबीए चल रहा था साथ में वीकेंड पे, तो वहाँ जाते थे सैटरडे संडे। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा 7 दिन में ना बस मैं एक कांस्टेंट इंगेजमेंट में हुए हुआ हूँ, कोई अपने लिए अपना टाइम निकाल के कुछ करना है। अच्छा, उसमें जो कुछ करना है तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करनी है, या कोई अलग से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ लोग हैं जो अपने टाइम के लिए मी टाइम जिसे कहते हैं, उसमें वो कोई फिटनेस की तरफ चले जाते हैं, तो वो जिम शिम कर लेता है या कोई स्पोर्ट पकड़ लेता है। आजकल जैसे पैडल कल्चर चला हुआ है बहुत ज़्यादा, उससे पहले पहले जो था वो स्पोर्ट में बहुत कम ही लोग थे जो घुसते थे। क्रिकेट वगैरह किसी ने खेल ली तो खेल ली। आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस वन अपॉर्चुनिटी, जो एक किसी जगह पे, ये डीएचए कराची में, सम पीपल वर गैदरिंग, जिसके अंदर उन्होंने कहा भाई आपने 10-10 मिनट का अपना मटेरियल लिख के आना है और यहाँ परफॉर्म करना है, स्टैंड अप कॉमेडी होगी। तो मुझे ये पता था कि बचपन से आई हैव लव्ड द स्टेज, एंड पब्लिक स्पीकिंग में भी रहा, डिबेटिंग भी बहुत करी, स्कूल के लेवल पे थिएटर भी काफ़ी किया, मोस्टली एक्टिंग इन डिफरेंट रोल्स इन थिएटर, बट नॉट रियली के लिखना या डायरेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सो मुझे एक अट्रैक्शन स्टेज की ज़रूरत थी बचपन से, ये नहीं पता था कि उस पर क्या करना है। स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो जाएगी या नहीं स्टैंड अप होगी। कॉमेडी का मतलब वो वर्ड भी नहीं, मतलब एसोसिएट नहीं किया था, एंड बीइंग नोन एज अ कमेडियन वाज, मतलब इमेजिन भी नहीं किया था। आपने बोला 95% लोग नहीं हाँ, नहीं, कंसिडर मैं करते, तो सोचते मैं उन होते। 95 में ही था, हाँ, मत सही हो, आज बट भी नहीं सोच रहे होते। हाँ, बट ये कि उसमें हुआ ये था कि व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी केम, तो मैंने कहा चलो एक तफरीह की खातिर जाके करके आते हैं, और मैंने घर पे भी नहीं बताया था, मैं बस ऑफिस से डायरेक्ट चला गया। और जब उन्होंने कहा था कुछ लिख के आने, तो मैं तो कभी कोई जोक्स लिखे नहीं जा सकता भाई, जो फॉरवर्ड एसएमएस आते थे या हाँ, पुराने किसी के सुने हुए हैं, आपने उसको सुना दिया, तो एक महफिल में बैठ के सब चाय पे बैठे, कुछ तो हल्ला उल्ला हो गया ज़रा। ये ज़रूर मुझे पता था कि आई कैन एंटरटेन पीपल। ओके। अब वो जोक सुना के नेसेसरीली शायद ना हो, लेकिन एक कुदरती तौर पे ही कह लें, हुँ, अल्लाह की तरफ से ये कि आई हैव हैड अ persona व्हिच हैज़ बीन वेरी आउट देयर, कि किसी महफिल में भी जाऊंगा तो मैं फ्रंट फुट पे ही होता हूँ लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए भी, और एक क्राउड को एंगेज करने वाला जो है ना वो एलिमेंट रहा। तो कितनी ऑडियंस कितनी थी उस पहली परफॉर्मेंस के से दिन? जो पहला शो हुआ था वो जमजमा पे, कराची के अंदर, मैड स्कूल एक जगह है, सो इट वाज वन हॉल जिसमें 130 लोग थे, और 130 लोग इतने थे कि मुझे याद है आज तक कि हम लोग उनके ऊपर से टाप के गए थे वहाँ परफॉर्मेंस पेज पे पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ लिटरली चलने की जगह नहीं थी। बट फॉर द फर्स्ट टाइमर 130 लोगों की सो कैसे? फर्स्ट टाइमर में मतलब हालत टाइट थी बिल्कुल क्योंकि आपने एक सोचा भी नहीं होता कि भाई कितने लोगों की क्या होगा, एंड यू गोइंग द फॉर द फर्स्ट टाइम। मज़े की चीज़ ये थी कि उसमें इक्के दुक्के लोग थे जो कुछ टाइम पहले से ज़रा करते आ रहे थे ये काम, और कुछ नामवर लोग थे जो आज अब बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर माशाल्लाह। लेकिन ये कि वो सब इकट्ठे हुए थे जस्ट टू गिव दिस अ शॉट, एंड ये ना एक बाई वीकली लेवल पे इन्होंने, या 3 हफ्ते में एक दफ़ा कुछ इस तरह का सिलसिला था।
कोई सीरीज ऑफ 4 नाइट्स इन्होंने कोशिश की थी करने की कि ज़रा देखें कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो जब मैं पहली बार परफॉर्म करने गया, मेरा 8 मिनट का सेट था। सेट्स आप लिखते हैं कि यू राइट योर एंटायर जोक्स का वो कि भी क्या क्या है, हाँ और फिर आप परफॉर्म करते हैं। हाफ वे थ्रू दैट परफॉर्मेंस मुझे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था, मतलब पहले शो के लिहाज से मतलब अंदर ही अंदर हालत टाइट हुई हुई थी। मुझे याद है माय पे माय टांग गॉड दी माय गई है माय है कहाँ पे टांगने वाला ही सीन था। दूसरा ये था कि बिकॉज आई थॉट कि ओके आई हैव डन स्टेज, मतलब बैक इन स्कूल लेवल आई हैव डन अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग डिबेटिंग वगैरह। ऑफिस सेटिंग के अंदर भी आप बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग्स के अंदर बड़े बड़े लोगों के सामने आपने प्रेजेंटेशंस भी दी होती हैं, एंड उसमें हम ज़रा एनिमेटेड भी चल रहे होते हैं। एजेंसीज़ का एक स्टाइल होता है कि ज़रा आप कुछ आइडिया पिच कर रहे हैं, सो यू डू सर्टन थिंग्स। उसमें हम लोग कुछ कभी कभार रोल प्ले भी डाल देते थे, स्क्रिप्ट अगर है तो उसको एक्ट आउट करके भी दिखा रहे होते थे। सो मुझे ये लगा कि अच्छा शायद ये इतना वो ना हो, लेकिन द मोमेंट आई वाज देयर तो वो तो मतलब कहते हैं ना ग्लास सीलिंग ब्रेक होना, वो वाला सीन हुआ था। एंड उस हाफ वे थ्रू द परफॉर्मेंस मुझे ये ज़रूर पता था यार फिर से आना है करने, क्योंकि ये मज़ा आ रहा है इसके अंदर। एंड देन आई वेंट फॉर द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन। ग्रेजुअली हुआ ये कि इतनी ज़्यादा आप एडिक्टिव कह लें उसकी कैफियत थी। अगेन लाइक आई सेड कि कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट तो उसके अंदर था ही नहीं। वो सिर्फ मुझे ही पता था कि भाई हफ्ते के 5 दिन के बाद जो सैटरडे आ रहा है ना, या फ्राइडे नाइट जिस पे भी, उस पे स्टैंड अप है। तो पूरे हफ्ते में अगर दिमाग काम का नहीं सोच रहा तो ये सोच रहा था, तो यार मैंने ये जो लिखा है इस जोक को, अच्छा अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कैसे होगा, अगर ये होगा तो कैसे होगा, अच्छा मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सो दैट बिकेम एक्टिविटी फॉर मी। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि हम लोग का एक ग्रुप सा बन गया था जो संडेज़ को एक जगह यहाँ पे कराची में थी, T2F। वो काफ़ी हैपनिंग आर्टिस्ट्स के लिए, हर तरह के फील्ड के लोगों के लिए, चाहे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलिनरी आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, सबके लिए बड़ी अच्छी कम्युनिटी स्पेस थी। तो वहाँ पे T2F पे हम संडे के संडे, मतलब मैं यूनिवर्सिटी से अपनी क्लासेस वगैरह से फारिग होकर मैं जाता था, कोई 4-4 5-5 घंटे हम बैठ के सिर्फ राइटिंग की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने जोक सुना रहे हैं, एंड दैट वाज अ वेरी हेल्दी स्पेस। मतलब एंड ऑल ऑफ दिस वाज प्री कोविड, वे बिफोर प्री मतलब कोविड था। तो उससे क्या हुआ कि अब वो चीज़ एक ज़्यादा मज़ेदार लगने लगी कि यार अच्छा इसको और करते हैं, बड़ा करते हैं। We saw references of how this art form has grown in different countries. अब obviously अगर आप यूएस वगैरह देखें उसमें तो अरसा दराजा से चल रहा है, बट इफ़ यू लुक एट बराबर में ही नेबर्स को भी अगर देख लें तो उनके यहाँ भी बहुत फैला हुआ है। हमारे यहाँ ऑब्वियसली अभी हमने जब जिस टाइम पे मैं बता रहा हूँ करने का, उसमें कराची में ही, उसमें भी एक हिस्सा ऑफ कराची था छोटा सा DHA, उसमें ज़्यादा हो रहा था। बहुत सारे कराचियाइट्स को मैं आज भी कहता हूँ इवन टुडे, नहीं बहुत सारे लोगों को पता है कि लाइव कॉमेडी कहाँ हो रही है। तो क्या फराज किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, आपके लिखी हुई कॉमेडी जो आपकी खुद लिखी हुई हो हुँ, उसको परफॉर्म करने में, हुँ, या फिर वो जिसको शायरी की ज़बान में कहते हैं ना, क्या कहा जाता है उसको, फिलबदी, जी। कि बस सामने से एक चीज़ आई और आपको एक पॉइंट चाहिए एंड देन यू स्टार्ट। सो बेसिकली दोनों का अपना मज़ा है। मतलब ये है कि मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्क्रिप्टेड ही करा अपना पूरा, जो सेट्स लिखते थे। पूरे घंटे घंटे के शोज़ अपने लिखे हुए परफॉर्म किए हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, यहाँ तक कि मुल्तान में भी। एक दफ़ा दुबई में भी करने का मौका लगा था 10 मिनट अच्छा। का, तो वो एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। दुबई का सिर्फ क्या चाहिए था कि मेरा सारा मटेरियल में इंग्लिश है, जो हमारी आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली हम अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके ही बात करते हैं, लोग समझते भी उसी में ही हैं, तो जोक्स भी वैसे ही आते हैं, दिमाग चलता भी वैसे ही। लेकिन दुबई में जब मैं गया था तो उधर जो ऑडियंस थी वो सारी सिर्फ इंग्लिश की ही थी। तो वहाँ एक नया अच्छा चैलेंज ये आया था कि अच्छा भाई यू हैव टू थिंक ओनली इंग्लिश। सो वो जो लिखे हुए जोक्स हैं उसमें जितना इंग्लिश होगा वो तो होगा, लेकिन जो चीज़ बनी इंग्लिश उर्दू मिक्स में मज़ा उसी में आ रहा है। तो देन आई हैड टू क्राफ्ट सम न्यू मटेरियल फॉर दैट एक्सक्लूसिवली। और फिर दुबई सेंट्रिक रहते हुए थोड़ा सा वहाँ के लिहाज से जो कुछ भी मैं सोच सकता था उस मटेरियल के लिए था। बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, बट अब अच्छा वो एक था। कमिंग बैक टू यहाँ पे दोनों आर्ट फॉर्म, यानी कि स्क्रिप्टेड स्टैंड अप करना या अनस्क्रिप्टेड करना, जिसको हम दूसरी ज़बान में यहाँ पे जो अब आप कुछ यूएस वगैरह में भी देखेंगे, इंडिया में भी देखेंगे, क्राउड वर्क कहलाता है। क्राउड वर्क करना कि क्राउड से आप करना। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि स्टैंड अप जब आप स्क्रिप्टेड करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर क्राउड से किसी ने कुछ बोला बीच में तो फिर उसको घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप अनस्क्रिप्टेड की बात करते हैं तो उसमें तो क्राउड इज़ योर मटेरियल।
सो क्राउड का जो अपना मैंने ये नोट ज़रूर किया है, एंड अगेन इट्स वेरी लिटिल ऑफ अ सैम्पल साइज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी मैंने सिर्फ ये कराची के अंदर ही आजमा के देखा है, वो भी 2 डिफरेंट वेन्यूज़ पे किया है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर वेन्यूज़ टू ट्राई दिस फॉर्मेट ऑफ अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी। बल्कि आपने जब मुझे रीच आउट किया था भी इस पॉडकास्ट के लिए, तो वो आपकी नज़र अनस्क्रिप्टेड शो पे पड़ी थी। तो अब सिलसिला ये है कि उसका मुझे जो एक ज़्यादा मज़ा, आई वुड नॉट से कि मतलब ऐसा है कि आपको बर्गर ज़्यादा पसंद है या पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, अगर दोनों ही पसंद है लेकिन अपने अपने तरीके से पसंद है, इसी तरह से आई कैन नॉट से दिस इज़ बेटर देन दैट। फ़र्क सिर्फ ये है कि हाँ, जब क्राउड आ रहा है एक क्राउड वर्क बेस्ड शो के अंदर अनस्क्रिप्टेड में, सो देन एवरीवन इज़ होल्डिंग ऑन देयर सीट्स के किसी वक्त भी हम पे आ सकता है। अब वो आ सकते हैं, कि मतलब ये नहीं होता कि आप पकड़ के क्राउड को रोस्ट कर रहे हैं, बट यू आर क्रिएटिंग मटेरियल इन विच आपको मज़ा भी आए। वैसे रोस्टिंग भी होती है, हाँ, जो कि रोस्टिंग मैं होती देखता हूँ, इंटरनेशनली रोस्टिंग भी हाँ, देखता हूँ। रोस्टिंग देखें करते हैं लोग, लेकिन उसमें रोस्टिंग का एक तरीका है। देखें, हमारे यहाँ असल में बहुत सारे जार्गन्स ऐसे हैं जो आम आवाम को, एफ्लुएंट आवाम को भी मैं बोलूँगा, नहीं रजिस्टर हुए हुए उस तरह से। अब जैसे मैंने जब पहला शो किया था, तो एक जो मैंने अनस्क्रिप्टेड वाला पहला किया था, तो उस पे 1-2 लोगों ने बोला है मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे जिसने रोस्ट कर दिया। तो मैंने कहा, अच्छा, मैंने तो रोस्ट की अभी नीयत भी नहीं की थी, और रोस्ट जो होता है वो तो कुछ और ही होता है, ये तो अभी हुँ, दाढ़ गीली की है, आप ये हुँ, समझ लें। सही। तो उसमें देन आई गॉट दी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि बहुत सारे लोगों को क्योंकि क्योंकि अंदाज़ा नहीं है उन फॉर्मेट्स का, तो इसीलिए वो टैगिंग कुछ और नाम से किसी और चीज़ की कर देते हैं, देन एक और चीज़ ही बन जाती है। रोस्ट अगर आप ग्लोबली देखें, तो रोस्टिंग में तो ये होता है ना, हाँ जी, ये फला बंदा है, इसको यहाँ बिठाएंगे और ये 4-5 लोग आएंगे और बारी बारी इसकी क्लास लेंगे, और ऑडियंस कुछ नहीं कर रही है, ऑडियंस अपनी जगह बैठी हुई है। फिर वही बंदा जिसको बकरा बना के बैठाया हुआ था, वही बंदा फिर बाकी लोगों को एक रिबटल उनको रिवर्स में देता है, एंड दैट्स हाउ इट्स अ टू वे थिंग, टू वे कौन थी? राइट? एंड रोस्ट इज टेक्निकली जस्टिफाइड बेटर दैट वे इन माय व्यू। आई एम नॉट सेइंग कि कोई इसमें कोई बाय द बुक कोई चीज़ है। मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर है तो जी इक्वल मौका मिलना चाहिए। इन माय फॉर्मेट ऑफ क्राउड वर्क उसमें सिर्फ ये है कि हाँ, मैं जब क्राउड से करने जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मटेरियल बन रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उस शख्स को रखते हुए वो चीज़ बने। वो मिसाल के तौर पे किसी के प्रोफ़ेशन का आपने पूछ लिया, किसी का कोई और चीज़ के बारे में पूछ लिया, कोई किस इलाके से आए हैं, क्या है, तो उसके ऊपर भी कुछ बन सकता है। कुड बी अपॉन द लाइकिंग ऑफ दैट पर्सन अबाउट समथिंग या डिसलाइकिंग अबाउट समथिंग, एंड देन इन दैट माय ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि मैं उस एक शख्स को नेसेसरीली वो करूँ, बिकॉज़ उस एक शख्स पे अगर रख के करेंगे तो एक हमारी इंसानी फितरत है, क्योंकि एक बंदे की जब हो रही होती है ना, तो बाकी बहुत सारे लोगों को मज़ा ज़रूर आ रहा होता है। और जैसे ही सबको ही मज़ा आ रहा सबको आ रहा होता है, जैसे ही आपने बाकी सबको घेरे में ले लिया एक साथ, तो लोग और एंजॉय करते हैं, हाँ, क्योंकि वो कहते हैं यार इस वजह ने किस तरह हम लोगों को पे लेके आए। अब ये जो चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई एम फॉर, कि मैं क्राउड के अंदर अगर लेट्स से आप आए हुए हैं, काशिफ आए हुए हैं, वो आए हुए हैं, काशिफ से ने बात की, इनकी कोई बात है, तो किसी और के पास की कोई और बात है। अब काशिफ उन शख्स को अंकल हो, आंटी हो, जो भी बंदा हो बंदी हो, नहीं जानते, बट समहाउ इफ़ आई एम एबल टू कनेक्ट यू टू द क्राउड एंजॉयज इट इवन मोर, हाँ, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक क्राउड का एक्सपीरियंस जो है, मज़ा सबको आए। ऑफेंड मैंने किसी को उस तरह से नहीं करना, क्योंकि ऑफेंड करना जो होता है ना, रोस्टिंग का पहला असूल होता है कि भाई ऑफेंड ऐसा करो क्योंकि दूसरा बंदा तैयार है कि हाँ जी, आज तो मेरा टिक्का बना के छोड़ना है इसने। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि इतनी लेवल पे आ जाओ कि दूसरा जो है वो बाद में बुरा मना ले। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुरा मनाने वाली जो बात आपने कही ना, ये जब कोई बंदा स्टैंड अप देखने जा रहा है ना, हाँ। तो उसको बुरा मनाने वाली जो सेंस है ना अपनी, जी, वो घर पे रख के जानी चाहिए। ये काशिफ वो और मज़ा आता है आप उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसमें, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि क्राउड में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है, कि मिसाल के तौर पे आप घर पे हैं, आपने बोला भाई आज घर पे खाना नहीं पक रहा, छोड़ो आज हम बाहर चलेंगे। अब एक रेस्टोरेंट पे जब गए हैं, भाई तो आप खुशी से ही गए हैं ना अपनी, ठीक है, वहाँ आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, और आप पैसे भी दे रहे हैं उसके। लेकिन आपकी अगर सड़ी हुई शक्ल बनी हुई बैठी होगी, तो आपके दोस्त बैठे हों या आपकी फैमिली बैठी हो, दोनों ही बोलेंगे भाई हाँ, क्या हो गया, ठीक? बिल्कुल। तो हमारे तो अक्सर कॉमेडी शोज़ में होता है, बहुत सारे और भी शोज़ में मैं देखा है, कि कोई अगर आता है टिकट दे के आया है, हुँ, लेकिन वो बिल्कुल सड़ू होके बैठे हुए हैं, तो हम बोलते हैं भाई मतलब फिर आए क्यों हैं यहाँ इस सड़क इ की अगर बैठे हुए हो, तो अमूमन हम लोग की मैं खुद भी अभी बल्कि बड़ा मज़ा एक आया था अभी फरवरी में, एक मैं शो कर रहा था, तो उसके अंदर एक साहब थे जो शुरू से ना, वो बहुत आउट लाउड नहीं बोल रहे थे क्योंकि क्राउड वर्क था सारा, आउट लाउड नहीं बोल रहे थे, लेकिन थोड़े से ना वो जैसे मम्बलिंग अपनी अपनी कुछ कर रहे हैं ना, तो मुझे क्राउड को नहीं पता लगा था, बट मैं उनको नोट कर रहा था।
और मैं बात करते करते अचानक से फिर उन पे मैंने कहा जी सर आप अपना, तो उन्होंने यूं करा, फिर बराबर में खातून थी, तो उन्होंने यूं इनसे इशारा किया आप इनसे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं सर बोल रहा हूँ, अगर वो खातून अपने आप को सर कहलवाती हैं तो बता। अब ये जब बात की तो वो अंकल इंस्टेंटली एक स्माइल आई उनके मुंह पे ना। हाँ, अब मैंने कहा चाहिए अब थोड़े पिघले, अब इनको मैं करता हूँ। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स ही वॉज पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टफ आई वॉज क्रिएटिंग, बिकॉज उनको मैंने कहा था कि अब आए हैं। मैंने लेकिन उनके साथ वो वाली बात जो थी ना, कि आप टिकट दे के आए हैं, तो भाई अगर आप नहीं इंजॉय करना चाह रहे तो मेरा मसला नहीं, पैसे तो आ गए। लेकिन ये था कि आई देन इंश्योर्ड कि वो चीज़ बगैर इसके बोले लेट्स सी हाउ आई कैन फर्दर प्ले अलॉन्ग विद हिम। वो पता लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसके अंदर खेलने को बहुत कुछ मिल गया। तो सही उससे क्या हुआ कि जो एक मिजाज होता है ना किसी का, अक्सर लोग होते हैं हु विदाउट वांटिंग इट दे डू वांट दैट अटेंशन। सही। तो फराज, कितना ज़रूरी आप समझते हो कि इतना टाइम आपको करते हुए हो गया, हम्म। अपनी ऑडियंस को शो से पहले समझना कितना ज़रूरी होता है? सो नोइंग योर ऑडियंस बिफोर द शो, ये आई थिंक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आपको ना देर इज़ नो फिक्स्ड पैटर्न जिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ जी आज ये वाली ऑडियंस आ रही है, आज ये आ रही है। हाँ, मिसाल के तौर पे आप बोलें कि जी मैं एक ख़ास तरह के ऑडियंस को देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे किसी कॉर्पोरेट ने बुलाया है हुँ, और बोला कि जी हमारी कंपनी के लिए आप परफॉर्म करें। अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक कॉर्पोरेट इदारा है उसने अपना शो करवाया, तो मेरा वो शो के बारे में बताता हूँ, और जो फॉर्मेट अभी आपने जिसको देखा था अभी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने आपका वो पब्लिक शो देखा था, और आपने जिस तरह से ये लेडीज़ एक्सक्लूसिव करके आपने एक शो किया और अनस्क्रिप्टेड रखा था, हम ऐसे ही अपनी कॉर्पोरेट की ख़वातीन के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं जैसे कॉर्पोरेट जा रहा हूँ, मुझे देखिए ये पता है कि लेडीज़ हैं सारी, सो नोइंग योर ऑडियंस में एक ख़वातीन होने का ऐसे ही जैसे कि एक मर्दों का होने का फैक्टर है। मिक्स ऑडियंस एक अलग चीज़ होती है, उसका डायनामिक ही अलग होता है। आप सिर्फ मर्दों को एक कमरे में बिठा दें और जो आप करेंगे वो एक अलग लेवल पे रिएक्शन आएगा। सिर्फ ख़वातीन को बिठा दें एक अलग पे आएगा, दोनों को साथ बिठा दें वो बिल्कुल ही अलग है। एंड उसमें ओवरलैपिंग फीचर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये ओवर टाइम आपको समझ में आता है, ठीक है। सिर्फ ख़वातीन का जो मेरा पब्लिक शो था, तो उसके अंदर मुझे ये भी पता था कि जो ख़वातीन नॉर्मली शायद मर्दों के साथ बैठ के, नॉट इन एनी रॉन्ग वे, जस्ट दैट कि वो शायद थोड़ी शर्मा हुजूरी दिखा दें, थोड़ा वो खुल के उस तरह शायद ना हंस सकें। मैंने अपने जो ख़वातीन के पब्लिक शो जब किए उसके अंदर आई लिटरली सॉ वुमेन जो अपने लैप स्लैपिंग करना ख़वातीन में आप रेयरली देखते हैं। मैं अपने जितने वो शोज़ भी किए हैं मिक्स ऑडियंस में बहुत रेयर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ताली मार रहे होंगे एक दूसरे को, कुछ होगा नहीं, ये सब चीज़ें आप नोट कर रहे होते हैं। यू आर जस्ट सीइंग टू व्हाट इंटेंसिटी द ऑडियंस इज एंजॉयिंग योर शो, राइट, एंड हाउ इन्वॉल्व्ड आर दे। जब कॉर्पोरेट के लिए मैं गया हूँ तो मुझे ये पता है कि अच्छी ख़वातीन है और ये कॉर्पोरेट सेटिंग है और कॉर्पोरेट उस ख़ास कंपनी के हैं। तो अब मेरे पास ये मुझे पता है कि ये सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी ज़रूर, बट दे ऑल कम फ्रॉम टू कॉमन फैक्टर्स जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक, आप सब ख़वातीन हैं, दूसरा आप इस कंपनी की हैं। अब उस कंपनी से रिलेटेड मेरे पास जितना कुछ, या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना कुछ हो सकता है वो रेलेवेंट उनके लिए हो सकता है। लेकिन जब मैं अनस्क्रिप्टेड जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये दो फैक्टर्स बस याद रखना है। सो व्हाट माय कॉन्वर्सेशन विल बी विद दोज वुमेन इन दिस केस ऑडियंस में, तो वो उसके लिहाज से होगा। अब जब पब्लिक शो कर रहे हैं तो मैं, बल्कि अभी किसी ने लास्ट शो के बाद पूछा था कि यार तुम्हारे लिए तो बिल्कुल यू वर इन द ब्लाइंड, कि मतलब तुमने देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ जगहों पे बैक स्टेज ऐसा होता है कि जिससे आप झांक के देख सकते हैं कि जैसे कोई पर्दा लगा है कुछ है तो आपने देख लिया, या कोई दरवाजे की झिरी से आपने देख लिया, जस्ट टू गेट अ ग्लांस एट कि अच्छा ये क्राउड आया हुआ है। एक फेस रीडिंग आप ले लेते हैं अगर आप कर सकें। नहीं तो नहीं है तो नहीं है, तो फिर अब पहला रिवील ही वही होता है जब आप स्टेज पे आते हैं, आप यूं एक ग्लांस पे देखते हैं। अब आप बात कर रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप जो भी लोगों को वेलकम कर रहे हैं, यू आर इंस्टेंटली लुकिंग एट एवरी वन एज वेल जस्ट टू गेट अ ग्लांस, और फिर इंस्टेंट उसी वक्त भी कुछ होता है हुँ, जो आपको आमद हो जाती है, या कुछ हो जाता है कि अच्छा जी ये फला अंकल हैं या फला बंदी हैं या फला कोई वो है, ये मैंने देखा, अच्छा आप इस तरह से कर रहे हैं, वेरी नाइस। कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ कमेडियंस जो हैं वो आके उसको कर भी देते हैं। मैंने भी अक्सर कभी किया है कि किसी को देखा कि जैसे ही आ गए, अब वो अक्सर होता है कि जब कमेडियन स्टेज पे आ रहे हैं तो अक्सर लोगों ने अपने फ़ोन उठाए हुए होते हैं कि वो रिवील दिखा रहे होते हैं ना, कि स्टोरी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ठीक है। अब अनस्क्रिप्टेड जो मेरे शोज़ होते हैं उसके अंदर मेरा रूल ऑफ थंब ये होता है कि आपको जितनी वीडियो बनानी है आप बना लें, जितनी तस्वीरें लेनी ले लें। स्क्रिप्टेड शो में उल्टी इंस्ट्रक्शन होती है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं हो, बिकॉज स्क्रिप्टेड में आपको पता है कि भाई अगर रिकॉर्डिंग अगर डाल दी कहीं तो आपका वो जोक जो है, हुँ, या जो एक बट अब जितनी भी रिकॉर्डिंग जा रही है
वो आपका ऑनलाइन चला गया, सो फॉर यू टेक्निकली दैट जोक इज, जिसको हम कहते हैं रिटायर्ड। हाँ बिल्कुल खत्म हो ठीक है, गया। हाँ। अब अनस्क्रिप्टेड मुझे ये पता है कि ये तो आज ही पक्का है, इसीलिए पक्का और इसी ऑडियंस के लिए पक्का है, ये अगर पब्लिक चले भी जाए कोई मसला नहीं है। सही। और तो इसमें फराज स्ट्रीट स्मार्ट होना एक स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कितना ज़रूरी है? लाइक आपकी आपकी बहुत ज़्यादा, ऑडियंस तो हर तरीके की हो बहुत सकती है ज़्यादा, ना। बहुत ज़्यादा। देखिए स्ट्रीट स्मार्ट में अक्सर लोगों को ये लगता है कि स्ट्रीट स्मार्ट होना जो है वो इज़ मोस्टली अबाउट जस्ट कि आप लोगों को इस तरह से इंस्टेंट आपका जो क्या कहना चाहिए, आमद जैसे हम लोग कह रहे थे कि वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाए। इसको हम विट भी कहते हैं कि भाई हाउ विटी आर यू, कि इंस्टेंट आप चीज़ें कर सकते हैं। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे अपने आप को रख के, मतलब मैं एक छोटी सी अगर मैं बात शेयर करूं, हम दो भाई हैं घर में, ठीक है। मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा से लगता था कि ज़्यादा विटी है, ठीक है। बट मेरे भाई का जो स्टेज लेवल या पब्लिक लेवल पे वो है, इट्स नॉट दैट ही लैक कॉन्फिडेंस, इट्स दैट ही नेवर एसोसिएटेड हिमसेल्फ इन दैट वे। उसका ये था कि वो एक पर्सनल सेटिंग में जो दो तीन लोग बैठे हो ना, हाँ तो वो इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ पकड़ के वो बहुत फिट कर सकता है। सही। तो वो एक चीज़ मुझे लगती थी कि मैं तो शायद इतना वो नहीं हूँ, लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे आप क्राउड को फेस करते हैं, तो ये एक और चीज़ और आ जाती है कि स्ट्रीट स्मार्ट होने में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सामने वाले को रीड कर लो। हमें ये लगता है कि सिर्फ विटी होना है या बेसाख्ता जवाब देना जो है वो आपका स्ट्रीट स्मार्ट है, बट द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ हाउ आर यू रीडिंग द अदर पर्सन। इफ़ यू आर एबल टू टेल कि भाई फला बंदे को ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी, पहला सवाल। फिर समझ में आ जाएगी क्या इस पे इसको हंसी आएगी नहीं आएगी। अब वो ओवर टाइम आपका क्राउड जितना ज़्यादा आप करते हैं परफॉर्म, आपको उतना ही ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मिसाल देता हूँ, मेरे अभी पिछले शो की बात है, मैं उसमें भी और उससे पिछले में भी ख़वातीन की शोज़ थे इत्तेफाक से वो, तो उसमें आई कुड एक्चुअली टेल, कुछ ख़वातीन थी, मैंने बोला मैम आप तो एकेडेमियस हैं, कन्फर्म आप एकेडमिक हैं? तो मैंने कहा जी मैं एकेडमिक्स हूँ। अब वो बिकॉज एक पर्सनैलिटी रीडिंग आपने जो लिए वो टाइम से ही है ना, फिर क्राउड को अगर एकदम से लगे यार क्या बात है इसको कैसे पता है, तो मैं थोड़ा बहुत टू मेक इट ईजी फॉर द क्राउड, मैं कुछ चीज़ों को जिक्र भी कर दूंगा कि मैम आपकी ये चीज़ों से मुझे पक्का पता लग रहा है कि, और आप होंगी भी बहुत सीनियर एकेडमिया, कोई छोटी लेवल पे तो आप होंगी नहीं। अब मैं इस तरह से, सो एट दैट टाइम आई एम टेकिंग अ गेम ऑफ चांस कि ये चीज़ बिल्कुल 100% सही भी हो सकती है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है। बिल्कुल गलत भी हो बिल्कुल गलत होगी तो जोक्स ऑन मी, पीपल विल स्टिल लाफ। बिल्कुल ठीक होगी तो लोग स्माइल कर लेंगे, लाफ तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी बात फ़नी नहीं हुई है। अब जो मटेरियल आगे बन सकता है वहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वो स्ट्रक्चरिंग जो है, सकती। नॉन स्टॉप आपकी जो अंदर वायरिंग चल रही होती है, वो स्क्रिप्टेड के दौरान तो सिर्फ आपको ये होता है ना कि आपने एक जोक करा, फॉर एग्जांपल परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, अगला जोक किया, लेट्स सपोज नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, सो एट दैट टाइम यू हैव टू फिगर आउट दैट द नेक्स्ट जोक दैट आई हैड इन लाइन, क्या मैं वो पहले लेके आऊँ या मैं कोई और एक और जोक है जो मुझे पता है और ज़्यादा हिट आता है, पहले मैं उसको ले। वो गियर शिफ्टिंग जो है ना, ये हमारे बल्कि एक अजीज़ दोस्त हैं कॉमेडी सर्किट से, वो बड़ी अच्छी मिसाल देता था कि भाई जो उस्ताद होता है ना, वो सिखाता है शागिर्द को, और ये चीज़ शागिर्द टाइम के साथ सीखता है कि सीधी सड़क पे जाना या स्पीड ब्रेकर पे चलाना तो वो कर लेगा, लेकिन कच्चे में फ़ौरन उतार के वापस लाना जो है ना, ये उस्ताद सिखाता है। सो सही। मैंने भी जो अपने मेंटोर्स कॉमेडी में जो मुझे मिले, उनसे ये चीज़ पे मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग अ जोक इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट व्हेन यू गो डाउन हाउ क्विकली कैन यू कम बैक। सही। अब इसी बात से तुम्हारी मुझे एक सवाल और अभी ज़हन में आ रहा है, मैं अभी तुमसे फ़ौरन पूछूँ, वही आमद हो रही है, ठीक है? क्या कॉमेडी में लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है कि उस लाइन से पार आपको नहीं जाना? या डू यू थिंक कि कोई बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट? असल में देखें लाइन ड्रॉ टू ईच देयर ओन वाली बात है। मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि आपको लाइन लगता है कि जी, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं गालम गलोच नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बहुत डायरेक्ट जो है वो ऐसी बातें नहीं करूँगा जो कि थोड़ी सी, क्या कहना चाहिए, डिसेंसी से बाहर आ जाती हैं। अच्छा, दिस इज़ बाय द वे योर पर्सनल क्राइटेरिया जो लाइन आप ड्रॉ करते जा रहे जी हैं, राइट? जी 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 व्हिच जी। कैन बी डिफरेंट फॉर मतलब ईच एंड समबडी एवरी। कैन से कि, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ कि डार्क ह्यूमर एक चीज़ है, हुँ। डार्क ह्यूमर की कोई लेवल नहीं है, डार्क ह्यूमर पे आप जितना जाना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, बहुत एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इफ़ यू कैन जोक अबाउट डेथ, तो आम महफिलों में आपने अगर नोट किया हो तो किसी ने लाइन ड्रॉ करने का तो नहीं सोचा हुआ होता,
लेकिन वो ये ज़रूर कह देते हैं कि अब जैसे सबको पता है कि भाई डेथ इज़ इनएविटेबल, एक चीज़ है जो होनी है, ठीक है? दुआ होती है सबकी कि एक नागहानी मौत ना हो, हम्म, बस सिर्फ ये एक फ़र्क है। सही। लेकिन सबको पता है जाना तो है। तो हर कोई जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में एक लाइट नोट पे तो बातचीत कर रहा होता है ना कि यार जब ऊपर जाएँगे ना, तो इस साइड पे तो जाने से पहले वो हाज़िरी लगानी होगी ना दोज़ख में। हम्म, अब जो बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटेंस टॉपिक, हम्म, लाइफ़ आफ्टर डेथ। लेकिन जब उसको आप इस मज़े में लेके आ रहे हैं कि वहाँ जाएँगे, अरे यार तू भी वहाँ पे होगा? हाँ, हाँ, मैं भी होऊँगा यार, कैसे नहीं हो सकते? बल्कि हम तो शायद पहली वाले तह पे हों, ये वाले भाई ज़रा ऊपर होंगे क्योंकि ये हमारे साथ उठते-बैठते नहीं ना, इनकी सोबत ज़रा बेहतर है। अब क्या है, ये एक लाइट नोट पे आप जा सकते हैं। बट लेट्स से किसी के जनाज़ा है, मैं मिसाल देता हूँ, मेरा जैसे कभी कोई ऐसा शो हुआ जिसमें मैं स्टेज पे एंटर हुआ और क्राउड ने तालियाँ जैसे करके एकदम साइलेंस में है सारे, और मैंने कुछ बात-वात करी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम टू द शो करके फुल ज़ोर से जोश से आपने, वही शक्ल देख रहा हूँ ना, तो इसको हम अंग्रेज़ी में कहते थे कि वो जो नहीं क्रिकेट्स की जो आवाज़ आती है हम्म, कमरों में क्रिकेट क्रिकेट के, हम्म, तो हम उसको मिसाल ये देते थे कि व्हेन यू कैन हियर क्रिकेट्स इन द हॉल मीन्स के इट्स रेडियो साइलेंस, राइट? तो जब ऐसा कभी मौका आता था तो मैं अक्सर कभी ये कहता था कि इससे ज़्यादा शोर तो जनाज़ों पे होता है आजकल। अब इंस्टेंटली क्राउड वो हो गया क्योंकि फॉर देम टू थिंग्स हैपेंड, एक आई मेड देम क्वेश्चन देमसेल्व्स कि भाई तुम कॉमेडी शो पे आए हो या कोई स्पीच या दर्स नहीं हम्म, होना कि जिसमें आप खामोशी से बैठ गए तमीज़ सही। से, एंड दूसरा दे ऑल्सो गॉट दैट पार्ट ऑफ द जोक कि आई एम नॉट मॉकिंग अ जनाजा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो जनाजे पे हो रहा है वो गलत है, लेकिन मैंने उसको पेश ऐसे किया है। सो बेसिकली वो जो उस साइलेंस की बात कर रहे अब हो ना जो वहाँ पे जो हुआ हुआ है। लेकिन जो मैंने जनाजे को साथ में मेंशन कर दिया उसमें एक चीज़ और मैंने मैसेज भी कन्वे कर दिया, एंड दिस इज़ वन मोर थिंग वेयर line is relative and subjective to everyone. For example, if I want to educate the audience about something जो नहीं होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे मेरा अपना ज़ाती एक जैसे नज़रिया है किसी चीज़ पे, वो उसको लेके कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से अरेंज मैरिजेस होती हैं, मेरा बल्कि सबसे पहला जो कॉमेडी का शो मैंने किया था उसके अंदर इसका मटेरियल मैंने लिखा था, बिकॉज कॉमेडी डज कम फ्रॉम अ पॉइंट, आपके हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ है ना, जब कहते हैं ना यार तुम्हारे लिए फ़नी मेरे लिए फ़नी नहीं है, तो वो हर किसी का अपना एक प्रोसेस अंदरूनी भी है ना कि वो क्या चीज़ कहाँ से सोच को लेके आ रहा है। अब मैंने जैसे वो पेन पॉइंट बचपन से एक ऑब्जर्व किया कि ये जो जैसे होता है ना कि वो सब लोग आके बैठे हैं, फिर खातून आएंगी ट्रॉली लेके, फिर योगा वो सब लोग जो है अच्छी तरह जैसा अच्छा, तो मुझे वो आजकल अंग्रेज़ी की वर्ड में क्रिंज कहते हैं, हम्म, मुझे वो होता था, मैं कहता था ये क्या कर रहे हैं, हालांकि मेरे घर में कोई बहन नहीं है, हम दो भाई थे, बट आई फाउंड दैट टू बी वेरी absurd। तो उसके लिए जब मैंने उसको एक स्टेज पे जाके प्रेजेंट किया है, तो आई जोक्ड अबाउट इट इन अ वे वेयर आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ दोज गर्ल्स हु आर कमिंग टू दैट हम्म, सेटिंग, बट रादर दैट इंटायर सेटिंग मैं उसके बारे में कर रहा हूँ। अब अगर कोई कहता है कि नहीं ये तो रिश्ता आंटियों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई आप, हाँ मैं उड़ा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, बिकॉज मैं वाकई इसके ख़िलाफ़ हूँ। अब वो बात होती है कि आपकी अपनी जो बिलीफ सिस्टम जो है आपका, आपकी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, वो फिर हर बंदे का अलग-अलग होगा। अगर मैंने कह दिया कि भाई मैं इसके बारे में जोक करूँ, दूसरा कहता है नहीं भाई मुझे नहीं करना, तो फिर ना करो भाई। अब एक क्राउड में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अगर क्राउड बहुत हँस रहा है, इट मीन्स एवरीवन हैज़ बीन एबल टू एसोसिएट विद दैट थॉट, उनको रिलेटेबिलिटी भी है, और वो हँस रहे। टेक्निकली जो एक कॉमेडियन का काम होता है वो क्या होता है कि क्राउड जो है वो अपने आप पे हँसे। हम्म, आपने कहा ना कि जब आप एक शो पे आ रहे हैं तो भाई अपना सीरियस दिमाग घर छोड़ के आए हैं, आप इधर आए हैं, एंजॉय करना है, बट एट टाइम्स अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ जोक्स हैं जो बहुत सिली हैं, ठीक है, अरे भैया बड़ा जोर का एक शेर आया अभी, बड़ा जोर का शेर, क्या शेर है? बकरी चढ़ी पहाड़ पे एक तरफ से, बकरी चढ़ी पहाड़ पे एक तरफ से, दूसरी तरफ से उतर गई। अब ये एक सिली वो है, हाँ, राइट, लाइक इसमें सिली जोक का भी एक कैटेगरी है, सिली जोक सुना के भी आप चल सकते हैं कहीं इधर उधर, लेकिन क्या है कि वो एक टाइप ऑफ कॉमेडी है, एक वो है जिसमें आपको मायने खेज बात करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे मैसेज करना चाह देना रहे हैं। चाह रहे हैं, हाँ। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं जो कि स्टैंड अप के थ्रू तो नहीं, बट अगर हम लूज टॉक की बात करते हैं, जो स्केचेस बनते थे सारे, स्केच बनते हैं ना कि कैरेक्टर बैठा है वो इंटरव्यू, अब जब अनु मकसूद साहब ने वो सारे कैरेक्टर लिखे थे और मोइन अख्तर साहब अलग से ये परफॉर्म करते थे, उसमें वो जितनी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उनकी जो अल्फाज आ रहे हैं, सब चीज़ें किसी भी शख्सियत को दिखा रहे हैं, कोई ना कोई कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी था ना,
कोई कॉमन कैरेक्टर हो सकता था, आम आदमी टाइप, और कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता था। उस पूरे का करने का मकसद क्या था कि वो कुछ मैसेज है जो कन्वे करवाना चाह रहे हैं उस कैरेक्टर की एक्ट के थ्रू। नॉट मेकिंग फन ऑफ द कैरेक्टर बट रादर व्हाट वी एज अ सोसाइटी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, और हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इनका। सो वो एक मैं ये नहीं कह रहा कि हर कमेडियन इस नीयत से हाँ जी मैं जो है वो सोसाइटी को बेहतर करने का मसीहा बन जाऊंगा, नहीं, हाँ। मतलब कुछ लोग आ रहे हैं जो सिर्फ एंटरटेन करना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स। मेरा पर्सनली हमेशा से ये रहा था कि मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ा मज़ा आता था लोगों को एक महफिल में बैठ के एंटरटेन करना, जोक सुनाना नेसेसरीली नहीं, बट एक हंसी मजाक रहे। तो मैं आज भी कहता हूँ कि आई डू गो फॉर जिसको हम कहते हैं द किक ऑफ द एंटरटेनमेंट, क्योंकि लोगों को हंसते देख कर मुझे एक कैथार्टिक प्रोसेस है मेरे लिए कि लोग हंस रहे हैं। अब वो मुझ पे हंस रहे हैं या खुद पे हंस रहे हैं, दैट्स सेकेंडरी फॉर मी, बिकॉज वो मतलब दैट्स व्हाट इट इज़। तो फराज, अगर आपको पहले से ये बात पता है कि आप किसी एक मखसूस ऑडियंस को के सामने परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, हम्म। तो क्या उसके लिए आपके पास जो स्क्रिप्ट है, या आप वही के अनस्क्रिप्टेड कोई कॉमेडी करने के लिए जा रहे हो, दिमाग में क्या सोच के जाते हो? लाइक एक, अगर आपकी ऑडियंस जो है वो 50 प्लस एज की है, या आपकी ऑडियंस में सारे जेंजी बैठे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप वही जी। कोई इवेंट करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप अपने दिमाग को प्रिपेयर पहले से करते हो या नहीं? प्रिपेयर सिर्फ एक चीज़ पे कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैं करता हूँ। आई ट्राई टू फ्री माई माइंड फ्रॉम ऑल बायस दैट इज़ पॉसिबल। कोई भी बायस किसी तरह का अगर है, उसको भेजे से बाहर कोशिश करके निकालो, क्योंकि होता क्या है कि बायस जो है वो थॉट बायस आ जाती है, और जब थॉट बायस होती है तो देन यू आर मोर वनरेबल टू द ऑडियंस। लोगों को लगता है कि ओ मैं तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सारे हथियार डाल के मैं बाहर स्टेज पे चला गया। इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड इन माय व्यू। मुझे ये लगता है कि अगर आपका थॉट बायस आपने साइड पे कर दिया है, यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। और ये एक थोड़ी सी फ़लसफ़ा तो नहीं बोलूँगा, बट एक बेसिक सी चीज़ है कि आप किसी जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं, तो जॉब इंटरव्यू पे जब कोई जाता है या कहीं एडमिशन इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहा होता है, तो कहते हैं यार इंटरव्यू की तैयारी कर लो। आपको नहीं पता कि सामने वाला इंटरव्यूअर किस मिजाज का हो सकता है, राइट। बंदा हो बंदी हो सकता है आपको जो चीज़ हाथी बना के पेश की गई हो वो छोटी सी चीज़ हो, और जो चीज़ आपने बिल्कुल यहाँ है तो कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके एक अचानक से सरप्राइज मिलता है, आप बोलते हैं यार ये पता नहीं कहाँ पे लेके चलेगा मुझे। सो दैट इज़ वाई एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ समथिंग, मैं थोड़ा सा वापस कॉर्पोरेट की तरफ लेके बात को, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उसी से ही आपकी डिटर्मिनेशन पता लग जाती है कि हाउ ओपन आर यू एंड हाउ फ्लेक्सिबल आर यू। बिकॉज द मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल यू विल बी, इवन अगर आप स्क्रिप्टेड शो करने भी जा रहे हैं, स्क्रिप्ट तो आपके हाथ में है ना, तो आपको पता है भाई मेरा ये मटेरियल है। तो तैयारी जो एक होती है, जो मेजॉरिटी कमेडियंस ने, सीनियर भी हमारे जो हैं, चाहे साद हारून हो, फ़हीम आज़म है इस्लामाबाद में माशाल्लाह बहुत वो काम कर रहे हैं स्टैंड अप का भी, इन सबका एक कॉमन वो होता था शो से पहले कि भाई make sure you go and have fun. That's all you're doing. You're here to perform, you're on stage, you're the one with the mic. Ensure that you have fun. Because अगर आप फन कर रहे हैं तो ही क्राउड सामने को वाला मजा कुछ आएगा। कर सकेगा। तो वो एक नेचुरल चीज़ है कि यू रिफ्लेक्ट अ सर्टेन एनर्जी विच इज़ सो हाई कि सामने वाला जो है वो शायद जोक इस लेवल पे होगा, लेकिन उस हाई एनर्जी से उसका रिस्पॉन्स यहाँ चला गया। हम्म। ये होता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, एक एक वर्ड पे, एक एक फ्रेज के ऊपर लोग ऐसे हंसते हैं, जिस पर आप कहते हैं यार इसमें तो अभी मैं, और अक्सर हमें हुआ भी है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है कि बात मैंने शुरू की है, अभी जोक पे पहुंचा नहीं, वो पहले ही हंसना शुरू कर, भाई अभी जोक पे तो आने दो, वो उस पर और हंस जाते हैं लोग। तो वो, चाहे वो इम्प्रोव था, मतलब कि हाथ के हाथ मैंने बीच में, स्क्रिप्ट के बीच में ऑफ स्क्रिप्ट जाके किया, या प्योरली नॉन स्क्रिप्टेड जब क्राउड वर्क पे कर रहे हैं, तो जो थॉट बायस वाली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है ना अपने आप को बताते हैं, जैसे आपने कहा कि जी 50 प्लस वाली ऑडियंस है, ओ 50 प्लस होगी, अच्छा यानी सारे बुढ़े बूढ़े वाले जो जोक्स हैं दिमाग में आने शुरू होगा, हटाओ उसको, नहीं करो अभी इसके साथ, क्योंकि अगर अभी से ये शुरू कर दोगे, यू विल बी विदाउट नोइंग गोइंग आउट देयर कि हाँ बस मेरे पास ये है, ये तो जल्दी जल्दी निकालूं मैं, किसी को भी पकड़ के बस मुझे ये निकालना है, नहीं। बाहर जा रहे हो, अगर स्क्रिप्ट के साथ जा रहे हो, तो स्क्रिप्ट के अंदर यू नीड टू नो के ओके, स्क्रिप्ट के अंदर मेरे ये जोक्स जो हैं, ये 50 प्लस वाले जो रिलेट नहीं कर पाएंगे, गेट इट ऑफ योर स्क्रिप्ट। ये तैयारी है आपकी। ओके। ठीक है, आपने बोला कि 50 प्लस वाले मैं कोई नया जोक लिख दूँ, मे बी, मे बी आई विल नॉट राइट एनी थिंग, बिकॉज मे बी आई वॉन्ट टू, जो मेरी प्रेफरेंस है, आई वॉन्ट टू गो ऑन स्टेज एंड आई सी कि वो क्राउड कौन है,
जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रीड द रूम। यही आप एक मीटिंग में जाके भी कर रहे हैं, यही आप इंटरव्यू में भी कर रहे हैं, यही आप हमने जो एजेंसीज में मैंने बात की थी आपसे कि प्रेजेंटेशन देने जाते, यू फर्स्ट रीड द रूम। अगर वहाँ पे कोई एक बोर्ड मेंबर भी या एक भी कोई सीनियर बैठा हुआ अपना फ़ोन चेक कर रहा है, तो पहले तो उसके फ़ोन से उसकी नज़र आपने यहाँ करानी है, फिर आप अपनी बात शुरू करें। वही हम ऑडियंस के साथ भी करते हैं। जब आप ऑडियंस को देखने जा रहे हैं तो पहले यू सी, हाँ जी सब देख रहे हैं इधर। कोई अगर वो है, जैसे मैंने देखा था एक शो में बीच में, दो खवातीन ना बीच रो में बैठी हुई और बहुत एविडेंट मुझे मेरे को नज़र आ रहा है ना, क्योंकि लाइट्स में अनस्क्रिप्टेड मेरे जो शोज़ हैं उनमें लाइट सारी खुली रखता हूँ। ओके। स्क्रिप्टेड शोज़ में ऑडियंस की लाइट में बंद करा के स्टेज पर रखता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड टू सी द फेसेस नेसेसरीली। अनस्क्रिप्टेड मेरी प्रेफरेंस है कि भाई मुझे तो आपसे इंटरेक्ट करना है तो सब देखें। वो दो खवातीन सेल्फी ले रही थी आपस में, तो मैं बात करते करते जो सुना रहा था, अचानक से मैंने कहा और आप दो की सेल्फी अकेले क्यों हो रही है, मैं उसमें क्यों नहीं शामिल हो रहा आपके साथ। ओके। मैंने जैसे ही किया तो ऑल द वुमेन इंस्टेंटली हाँ। एट देयर अटेंशन देर कि मैंने वहाँ किस बात कुछ और कर रहा था, सडनली यहाँ आ गया। और उस वक्त मैंने वो हरकत की थी जो आपको बता रहा था कि मैं कच्चे से कच्चे में उतारी है, और फिर वहाँ उन पे कुछ और पकाया करके वापस फिर वहाँ चला गया जो बात। सो ये जो चीज़ें यू कांट प्रिपेयर फॉर, हम्म, यू यू हैव टू बी ओपन टू सरप्राइजेस। एंड जितना आप अपने आप को मेंटली ये रेडी करते हैं ना कि हाँ जी कुछ भी हो सकता है। हम बिजनेस स्कूल में एक चीज़ पढ़ते हैं, मर्फीज़ लॉ। मर्फीज़ लॉ जो है वो आपकी इस पॉडकास्ट की शूट पे भी आई एम श्योर होता होगा कि अगर लाइट चली गई, जनरेटर ऑन हो गया, साउंड एक का आ रहा है एक का नहीं आ रहा, क्या हो गया, लाइट हो बस लाइटिंग में मसला आ गया, हम्म, वट एवर इट इज़, एडिट पे कुछ हो गया। सो मर्फीज़ लॉ यही कहता है कि जो हो रहा है गो विद दैट। तो हम जिसको अपनी सादी ज़बान में कहते हैं देयर इज़ योर प्लान एंड देन देयर इज़ गॉड्स प्लान। हम्म, तो आपके प्लान पर आप जितना कर लें, यू विल ऑलवेज हैव दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पॉसिबल एनीवेयर एट ऑल। आप ये नहीं कहेंगे यार ये तो गारंटीड इतनी देर तक तो कुछ नहीं होगा, यहाँ ज़रूर हो सकता है। हाँ, आप जब आप स्क्रिप्टेड में जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ जी मैं ये जोक कर रहा हूँ, और अगर ये जोक पे मुझे हाई नोट आ गया अप्लॉज का, तो मैं इसको पॉज दे के फिर मैं अगला जोक पे जाऊँगा। और अगर मुझे हाई नोट आ गया तो मैं फ़ौरन एक और स्टिच कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये उसके साथ कंटिन्यूटी में अच्छा निकल आएगा। और अगर ये नहीं हुआ, अब ये जो चीज़ें हैं, ये भी एक आप अपने आप को बताते हैं, लेकिन जब आप परफ़ॉर्म करने जाते हैं, आप एक स्टेज पे गए, वहाँ पे आपकी ये फ़ॉर्मूला आपने जो देखा, हाँ। समवॉट फ़ॉर्मूला कह रहा हूँ, चल गया। एक पे गए वहाँ पे नहीं चला, आपने फिर अपने आप को रिवायर किया, अच्छा नहीं यार ये अगर ऐसे नहीं ऐसे करो। तीसरे पे गए, वो पहले दो जैसा था ही नहीं, तीसरा कुछ और ही निकला। हाँ, तो मेरा मेरा अपना वैसे मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग आती है ना उसको देख के मुझे ये लगता है कि यार जब आप लाइव ऑडियंस को फेस कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त आपको मतलब यू कैन नॉट गो विद एवरीथिंग बाय स्क्रिप्ट। यू कांट, बिकॉज़ देखें, आपको उसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आपने मज़े की बात ये है कि बहुत लोगों को जब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, बहुत सारे ऐसे आपने शोज़ देखे होंगे जो स्क्रिप्टेड मतलब कंटेंट चल रहा है, और उसमें खुद से अगर कमेडियन क्राउड से बीच में कुछ पूछता है बोलता है, a lot of times that bit of non-script is also part of the script. हाँ, बिल्कुल। बट द ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि वो ऑडियंस को लगे यार ये तो इसने अभी हाथ के हाथ ही किया है मेरे साथ, मुझे थोड़ी पहले मिला तो शो से पहले, मुझसे तो बात भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, और मुझसे इसने बात की मुझे। बट दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस कि यू आर एबल टू पिक ऑन समवन, उसके साथ आपने कुछ किया करके, इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट टू योर नेक्स्ट जोक। तो वो पार्ट तो अपना थोड़ा एंटरटेनिंग हो गया लोगों के लिए, बट देन यू आर बिल्डिंग ऑन टू गेट टू द नेक्स्ट जोक व्हिच इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। हाँ। अब ये चीज़ जो है इसमें बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं यार ये हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई ये टाइम के साथ आता है। अब आपको अगर सामने क्राउड में, मिसाल के तौर पे आपको क्राउड में कपल दिख गया, आपने बोला हाँ जी ये आपके साथ हैं जी, बेगम है। अब आपने एक सवाल पूछ लिया, बेगम है, बेगम है तो ठीक है, तो अब ये नहीं इस वाले पार्ट पे तो मैं अब ये नहीं, अब वो मैरिड वाले के अंदर कोई अगर आगे मेरे पास ह्यूमर का कुछ पार्ट है तो मैं उसमें ले आऊँ। मैरिड नहीं है तो फिर मैं उनको ज़रा दूसरी तरफ हाँ, बात करता हूँ कि अच्छा जी क्या हो रहा है। अक्सर शोज़ में ऐसा भी हुआ है, मियाँ यहाँ बैठे हैं, खातून खाना वहाँ बैठी हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा, तो बिल्कुल आज डन। शो से पहले आपने डिसाइड किया था कि अगर शो अच्छा गया तो हम दोनों साथ वापस जाएंगे, या क्या इरादा है। अब ये जो सारी बातचीत है ना, यू कांट प्लान दिस। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि क्राउड में से मैंने रैंडमली किसी को मतलब ऐसे ही पिक आउट किया, और मैंने बोला कि लेट्स से कि आप तो, मुझे लग रहा है आप इस एरिया से ही आए हैं। मैंने जैसे ही बोल दिया हुँ, ठीक है, तो वहीं आपको कैसे पता मैं कि मैं भी उसी एरिया से हूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे तारक रोड का रिहायशी हूँ, तो मैंने तारक रोड पता नहीं क्यों बोल दिया, हालांकि थे वो BHA के अंदर।
मैंने फिर से बोला मुझे आपसे पता नहीं फीलिंग आ रही है। देन मैंने अगले 2-3 जो टियर मारे, अगेन वही वाली बात कि गेम ऑफ चांस है। तो मैंने बोला अच्छा आप इधर में स्पेसिफिकली ये होगा, इस तरह होगा फला। तो वो ना थोड़ी देर के लिए बंदा जो बैठ ये हो गया कि आपने मेरी प्रोफाइल वो करी है। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये आप ही बता रहे हैं, आपके माथे पे लिखा हुआ है। तो अब वो जब वो था तो मैंने जैसे छोटा सा एक जेस्चर किया, मैंने कहा ज़रा यूँ कर दें। अब ये ना लाइट नोट क्यूटनेस में आपने बात करके चीज़ कर दी। फिर वही वाली बात कि आपने एक जो और फैक्टर रखना होता है कि एज मच एज यू आर गोइंग विद अ नॉन थॉट बायस वाली बात, यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि आपका अपना वो जो वैल्यू चेन सिस्टम है, जो आपकी अपनी लाइन आपने रखी हुई है, वो कहाँ है। तो कल को अगर कोई क्राउड से ऐसी बात आती है जो आपकी लाइन ड्रॉ हुई हुई है उससे पार हुई हुई है, तो पहली कोशिश जो मेरी होती है वो ये होता है कि क्राउड ने भले एक जगह पहुंचा दिया, वो गालियां नहीं दे रहे, बट लेट्स से देयर समथिंग एल्स दैट सेइंग व्हिच आई डोंट फील इज राइट फॉर प्लेइंग अलोंग। आई कुड प्ले अलोंग एज वेल, मैं फिर बहुत आगे चले जाऊँ, लेकिन क्या है कि वो कहीं पे भी एक चीज़ भी पकड़ में आ सकती है ऐसी जिसको फिर लोग बाद में जाके बोलें कि यार इसमें तो ये हो रहा था, इस शो में तो ये। सो यू डू दैट। तो मेरा कोशिश क्या होती है, क्राउड को उसमें कंटेन कराओ पहले, विदाउट शोइंग देम कि कहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है, जस्ट टू प्ले अलोंग। लेकिन अगर क्राउड में वो फिर भी बहुत आगे पहुंच गए तो फिर एक टाइम पे मैं आके कहता हूँ अच्छा ये है, ठीक है, अब तो हम पूरा करेंगे। अब क्या हुआ कि जो सामने पहले बंदा होता है ना, कॉन्फिडेंस में चल रहा होता है, वो एकदम से भी हो जाता है कि अच्छा अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये अभी तक तो हम कर रहे थे। सो देन द क्राउड इज अवेयर कि आई हैव अनाउंस्ड इट एज वेल, वेरी ओपनली कि हाँ जी मैं तो बता रहा था, नहीं समझ आ रही, ठीक है आओ अब खेलते हैं, अब मैं घर तक पहुंचाऊंगा। सो अब वो जो चीज़ है उसको भी लोग एंजॉय करते हैं। एंड उसमें जो मेरा लर्निंग रहा है वो ये कि इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन द रिस्पेक्ट amongst the crowd for each other as well as for yourself, that's a job well done from my view। आपने पूरे शो में बहुत कहे क्योंकि भरमार नहीं की हो, लेकिन अगर आपने इतना कर दिया है कि पीपल हैड अ ग्रेट टाइम एंड दे वेंट बैक एंड हैड ओनली गुड थिंग्स टू से या नथिंग टू से कह लो, बुरे में कोई ऐसी चीज़ ना है कि वो एक पूरे घंटे के शो में इतनी लाफ्स आई कि वो एक चीज़ को पकड़ के उन्होंने जाके कहीं लिख दिया कि नहीं ये तो ऐसा था वैसा था। हाँ, अब उस क्राउड में ये एक और चीज़ आती है कि लेट्स से देयर इज 150 पीपल सिटिंग, ऑफ विच 2-3 ऑफ देम डिडंट नो ईच अदर बट हैपन टू से कि मैं शो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, तो अब मैं उसको लेके बैठ जाऊँ नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दिस। मैंने आपको भी रेस्टोरेंट की मिसाल दी नहीं, आप सबको तो सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते ना। एंड ये चीज़ में शुरू में बहुत लोग प्रेशर लेते हैं कि मैं क्राउड में जाके जो है वो हर एक शख्स को करूं। अगर मैं पूरा क्राउड देख रहा हूँ उसमें 3 लोग नहीं हंस रहे, तो वो 3 लोग नहीं हंस रहे शुरू में बड़े काटता था। यार मतलब हमारे यहाँ तो लोग जो हैं वो शादियों में आके खुश नहीं होते कि खाने में मिर्चें ज़्यादा थी या नमक या कम था। रोटी नहीं मिली, बोटी नहीं मिली, हाँ तो वो तो हमारा स्टैंडर्ड है ना। तो हम वो 500 लोगों को हम वहाँ पे भी जस्टिफाई नहीं, हालांकि वो पैसे दे के नहीं आए होते। ठीक है, तो लेकिन ये कि सही हम्म, क्राउड की यार फराज आपने बात की कि हम्म। हमारे यहाँ का क्या लगता है आपको आफ्टर स्पेंडिंग 8-10 ईयर्स ऑन स्टेज, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के क्राउड का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, वो अपने आप पे किए हुए जोक्स को कितना एंजॉय कर सकते हैं या उससे कितना ऑफेंड हो सकते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ एक चीज़ तो मैंने जो नोट की है वो ये है कि सो लाइक आई मेंशन कि कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी किया। ऑब्वियसली कराची में बहुत सारा किया, लाहौर इस्लामाबाद में इतना नहीं हुआ। बट ये ज़रूर है कि देर इज़ अ वेरी बिग डायनामिक डिफरेंस बिटवीन, मैं अगर एक मिसाल के तौर पे पंजाब की ऑडियंस लेता हूँ और मैं कराची की लेता हूँ। पंजाब में बाय बाय नेचर पीपल हैव दैट, क्या कहना चाहिए कि रेडीनेस टू बी पार्ट ऑफ अ जुगत या बी पार्ट ऑफ समथिंग, और वो के ओ जी उनकी कोई नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन उनकी ऐसे होती नॉर्मल ओ जी कोई नहीं, ओ जी मिट्टी पाओ, ओ जी खैर हो गई। अब वो उनका नेचर है, और उसमें मैं क्लास की बात भी नहीं कर रहा आपसे, क्लास सिस्टम तो हर जगह पे बना हुआ है। जनरली बाय नेचर दे आर वेरी रिलैक्स पीपल दैट वे। कराची वाला जो है ना वो एक नफसा नफसी के आलम में बावली भेड़ की तरह फिर रहा होता है, जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप किसी को भी रैंडम रोड पे पकड़ेंगे ना, वो एक हवास बाख्ता शक्ल, एक अजीब सी जोन में चल रही होती है। अब उस जैसी चीज़ को जब आप एक एंटरटेनमेंट लेवल पे लाए हैं, सो आई पर्सनली फील दिस कि सेंसिटिविटीज़ जो कराचीइट्स की वो बहुत डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं होल हार्टेडली आके पार्टिसिपेट भी करेंगे और अपने ऊपर हंसने के लिए भी मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि शायद हमारा जो डायनामिक यहाँ का है, वो मिसाल के तौर पे अगर आप हमारा
स्टेज जो हमारा कराची का, अगर उमर शरीफ साहब के टाइम का, ये सारे रऊफ़ लाला और इन सब का देखें, अभी भी आर्ट्स काउंसिल में भी हो रहा होता है और भी जगहों पे होता है। तो बाय दैट डायनामिक तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टेज पे हो रहा है, इससे जो ऑडियंस भी रिलेट कर रही कुछ कर रही है, तो उसमें दे कम फ्रॉम दैट माइंडसेट कि हाँ ये लोग हंसी खुशी जो है, अगर स्टेज से एक्टर भी कुछ कर देगा तो बड़े मज़े से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी भी साथ में है, क्योंकि वो एक सेंसिटिविटी का टाइम बॉम्ब होता है कि बस ये अचानक से फटे तो आप बोलेंगे यार आप तो कॉमेडी शो पे आए थे, बुरा मान गए। सही है। कोई पंजाब में अगर आप जाते हैं तो उसमें जैसे आपने कहा कि भाई तो आम तौर पे कोई बात कर रहा है कुछ कर रहा है तो वैसे ही वो है। अब कराची में जैसे मैं अगर बोलूँ, हमारे यहाँ एक स्लैंग में जो चीज़ बोली जाती है, यहाँ पे आपके शो के अंदर कराची की बात हो ही रही है इतनी, तो कराची में जुगतबाजी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो कहते हैं यार उसने ना उसकी ले ली। अब आपने जब ये वर्ड बोला है तो वो तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी यूज़ हो रहा है, यार उसने बॉस ने तो आज उसकी, अब वो क्लास ले ली नहीं बोल रहा कोई, यार उसकी ले ली उसको। अब जब ये है, बाय द कॉनोटेशन ऑफ इट, इट इज़ नॉट नेसेसरली ऑफेंसिव, बट इट इज़ समवॉट, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन, कहीं ना कहीं उसमें एक डेरोगेटरी फीलिंग आती है। वेराज अगर आप पंजाब में जाते हैं तो उसमें जितना भी आप कर दें, उसमें नहले पे दहला वाला काम होता है ना, कि पहले आपने करा फिर मैंने किया फिर आपने, एंड द लास्ट वन टू डू इट, वो कहते हैं ना हु हैड द लास्ट लाफ। हाँ। तो वो चीज़ है। अब मैं एक एक नाम लेना चाहूँगा जो मैं बड़ा एक शख्स को एडमायर करता हूँ एज एन एक्टर, एज अ पर्सनैलिटी भी, सोहेल अहमद साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द कंट्री हैज़ राइट नाउ। एंड एज अ कमीडियन, सोहेल अहमद साहब की वो अजीज़ी सबने देखा हुआ होगा, लेकिन सोहेल अहमद साहब को अगर आप एक्टिंग रोल्स में भी अगर वो की कॉमेडी कर रहे हैं तो आप उनको अगर देखें, ठीक है वो लाइव आप नहीं देख रहे हैं, लाइव में सोहेल अहमद साहब किसी महफिल में अगर बैठते हैं, अभी बल्कि इनकी, मुझे याद है ये एक शो आता है मज़ाक रात, बहुत हाँ। साल पहले अमानुल्लाह बैठे, तब अमानुल्लाह इज़ वन ऑफ द, मतलब अल्लाह बख्शे, ही वाज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। एंड उन्होंने भी अपना स्टेज पे खड़े होकर स्टैंड अप जो करना है वो अपने उस पे लेवल पे किया हुआ है, ठीक है। अब अमानुल्लाह साहब जो थे वो उस लेवल के थे कि वो बराबर वाले मुल्क में भी गए थे, तो बराबर वाले जाते हैं इनकी तो हम जजमेंट नहीं रख सकते। हाँ, सही बात। वो आके सिर्फ एंटरटेन करने आते, ही वॉज नॉट इन द कॉम्पिटिशन फॉर दैट कॉम्पिटिशन, बिकॉज ही वॉज, आई वुडेंट से बियॉन्ड द कॉम्पिटिशन, बट उनका क्राफ्ट ऐसा था कि वो तक जो है वो सब बोल रहे थे कि भाई ये कौन आ गया है। उसी कंपटीशन के लिए उमर शरीफ साहब भी गए थे, वो जज ज्यूरी पे बैठे थे और वो बैठे थे। अब चक्कर ये है कि देखें, ह्यूमर जो है ना, एक हंसना जो चीज़ है, वो जैसे म्यूज़िक है ना, कि म्यूज़िक एक यूनिवर्सल वो है, इसकी कोई ज़बान नहीं है। ह्यूमर का ज़बान से ज़्यादा एरिया वाइज आई वुड से वो चीज़ होती है, कि जैसे मिसाल के तौर पे आप गोरों में गए तो गोरों का एक अलग ह्यूमर चल रहा है, हाँ, आप देसी में आए तो देसी में अब देसी कहाँ, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश वो का भी है, डिपेंड कहाँ का है, वो करता है। डिपेंड करता है। सो डिपेंड का जो वर्ड है ये इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि म्यूज़िक में तो डिपेंडेंसी का नहीं है, म्यूज़िक तो विदाउट लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा और बड़े लेवल पे है। लेकिन ह्यूमर का ये है कि अब जैसे देसी में पाकिस्तान की जो मुझे एक चीज़ खानों की तरह है, कि आपको लेट्स से लाहौर में एक चीज़ बहुत हिट है खाने की, कराची में हो सकता है नापसंद की जाती हो, लेकिन कराची की एक बहुत हिट चीज़ है जो लाहौर में शायद ना की जाती हो। वैसे चांसेस आर कि लाहौर में ज़्यादातर लोगों को कराची का खाना पसंद आ ही जाए, हाँ, आ जाए। क्योंकि ये चीज़ है। लेकिन फैक्ट ये है कि चॉइस का वो है ना। अब कॉमेडी की जब हम शुरू में बात कर रहे थे उसमें एक ये एंटरटेनमेंट थी पूरी जो थिएटर वाली थी। अब जो ये स्टैंड अप है इसके अंदर तो वैसे ही इतना लिमिटेड सप्लाई है पाकिस्तान भर के अंदर अभी, कि हमारे यहाँ जो लोगों की एक्सेप्टेंस है ना अबाउट द क्राफ्ट, वो आई वुड से कि वो सेकेंडरी बात है अभी। पहली बात तो ये है कि आपने क्या उस एक्सेप्टेंस को टेस्ट करने के लिए इतना सप्लाई भेजा है बाहर, शहरों में, मल्टीपल शहरों में, हाँ, वो मल्टीपल डिमांड सप्लाई को मैच डिमांड करती है। सप्लाई वाली बात। अब बिकॉज अब भाई शुरुआत हमने एडवर्टाइजिंग से की थी काम की, तो एज आई मीन देन ट्रांजिशनिंग इनटू अ मार्केटर्स रोल, तो एज अ मार्केटर इफ आई लुक एट दिस एज अ प्रोडक्ट, तो मैं ये देखूंगा ना कि भाई इस प्रोडक्ट को आपने पहुंचाया कहाँ कहाँ तक है, कितने डाइवर्सिफाइड फ्लेवर्स में पहुंचाया है, तो आप फिर बात कर सकते हैं ना कि और ऑडियंस की कितनी रीडिंग है। अगर मैं अपने छोटे से इस लिमिटेड एक्सपीरियंस में जज करता हूँ तो मैं शायद उस पर सही से एलैबोरेट भी ना कर पाऊँ। वजह उसकी ये है कि क्योंकि मैंने जैसे कहा कराची के अंदर रहते हुए भी कराची के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि कराची में लाइव हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया।
कुछ लोग हैं जिनको पता है। मज़े की बात यह है, मेरे अभी पिछले फरवरी से लेके अभी तक के जो शोज़ मैंने अभी इस साल में किए, इसी साल में उन 3 शोज़ पे अलग वो जो कॉर्पोरेट की ख़वातीनें थीं अलग। इफ़ आई टेल यू दिस एंड दिस इज़ अ वेरी फन फैक्ट फॉर मी एज़ वेल, about 80 to 90% of that audience was experiencing a live stand-up comedy show for the first time. And at venues which were not new to this. उन venues पे और भी बिल्कुल होते रहते लोग हैं। करते आ रहे हैं। तो मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा कि जो पहले करते आ रहे हैं उन लोगों ने कैसे इन लोगों को रीच आउट नहीं किया। तो फराज, तुम्हारे कॉर्पोरेट करियर ने तुम्हारे इस पैशन को कितना हेल्प आउट किया? आई थिंक बहुत ज़्यादा उसको मैं क्रेडिट दूंगा। उसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट करियर, जैसे मैंने बताया कि मार्केटियर्स रोल रहा, तो अंडरस्टैंडिंग के एक बिज़नेस अगर आप एक करने जा रहे हैं, कोई भी बिज़नेस है, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस, प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है, सो स्टैंड अप इज़ सर्विस बेस्ड थिंग। आई एम द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट इट इज़। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका आई वुड से मेरे लिए लर्निंग कर्व रहा था। एक तो क्राफ्ट अपना है, वो तो क्राफ्ट है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन जो बिज़नेस साइड से चीज़ सीखी हुई ये थी कि अंडरस्टैंडिंग कि आप इस चीज़ को जहाँ लेके जा रहे हैं, उस जगह की मार्केट क्या है, कितनी है, क्या उसको पोटेंशियल है बिल्ड करने का। ये सब फैक्टर्स मुझे कोई आमद से तो नहीं हो रहे थे। देयर वर थिंग्स दैट आई वाज टेस्टिंग आउट ओवर टाइम इन द लास्ट 8-10 इयर्स। एंड उसके अंदर से जो जो चीज़ें आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी, देयर इज टन्स मोर टू एक्सपेरिमेंट इन द मार्केट, देयर इज़ अ लॉट मोर आई वांट टू डू एज वेल। बट वो सब चीज़ें विद चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग बिहेवियर्स, सब चीज़ों को साथ में रखते हुए है। और ये सब जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं, इसकी तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ अपने कॉर्पोरेट को, बिकॉज़ कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से अब ये होता है कि आप नॉन स्टॉप एक ऑब्जर्वेटरी मोड पे चल रहे होते हैं। आपकी ना, जैसे एक मिसाल देता हूँ, कोई फ़िल्म मेकर होता है ना, उसको आप सिनेमा भेज दें कोई मूवी देखने के लिए, मजाल है कि वो कभी सिर्फ मूवी देखने की खातिर जा रहा हो। वो विदाउट फेल उसका फ्रेम देख रहा होगा, लाइटिंग देख रहा होगा, साउंड एडिटिंग, हर चीज़ देख रहा होगा। वो देखने का एंगल मूवी एंजॉय करने से ज़्यादा जो है ना, वो अपना उसका असाइनमेंट हो जाता है। सो फॉर मी दैट बिकेम द केस विद एवरीथिंग दैट आई वुड लुक एट एज अ बिजनेस। चाहे वो एक परचून की दुकान पे छोटी सी चीज़ बिक रही है, चाहे वो कोई फिल्म बन रही है, चाहे वो मेरा कॉमेडी है। सो इसी को ही फिर मैंने बल्कि एक बड़ी अच्छी बहुत पहले आया था इंटरव्यू शाहरुख खान का। उनसे पूछा था, शाहरुख खान द बेटर मार्केटियर और द बेटर एक्टर? तो शाहरुख खान ने एक्चुअली उस वक्त कहा था द बेटर एक्टर। पहले मजाक किया कि यू टेल मी, बेटर बेटर मार्केटियर। क्योंकि जो चीज़ आपने बनाई है, आप देखते होंगे अक्सर कि भाई ये चीज़ बड़ी हिट गई है, लेकिन चीज़ इतनी ख़ास तो नहीं थी। इट्स बिकॉज इट वाज पैकेज राइट। ठीक है, मुझे ये पता है अभी कि आई मीन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये कि मुझे पता है कि जो मेरी स्टैंड अप है, आई माइट नॉट बी अमंग्स द एक्टिव कमेडियंस में अगर हम बात करें, तो आई माइट नॉट बी अमंग्स द टॉप 10 इवन इन पाकिस्तान, एंड दैट्स ओके विद मी। बिकॉज़ मैंने जो अपनी ऑडियंस एक बना रहा हूँ, चाहे वो छोटी ही है, वो बड़ी होती है, तो वो ईच इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन ऑडियंस। जस्ट लाइक एक कपड़े का ब्रांड है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, खाने का ब्रांड है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, वैसे ही मेरी ये अंडरस्टैंडिंग रही। और फिर सो एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा फराज, जी, होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग योरसेल्फ इनटू द लिस्ट, टॉप 10 लिस्ट, जी, ठीक है, इट्स बेटर, जो काम तुम कर रहे हो ना, इट्स बेटर के यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। एग्ज़ैक्टली, एंड आई टोल्ड यू ये कि मैं रियलाइजेशन बहुत फन एंटरटेनमेंट के लिए ही मैं था, एंड मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि फॉर मी डूइंग कॉमेडी इज़ मोर अबाउट कैथारसिस, एंड एंड टू डेट दैट इज़ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। एंड मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, चलिए कमेडियन बन गए तो पैसे बन रहे हैं, तो मैंने कहा देखें, पैसे जब बनते हैं जब मेरा मूड होता है बनाने का, तो हंसते हैं। तो मैंने कहा भाई पॉइंट ये है कि मार्केट जो है वो वैसी बहुत छोटी है इसकी। ठीक है, इफ़ एनीवन थिंक्स दैट दे कैन टेक कॉमेडी एज अ फुल टाइम करियर, you better have something as a financial cushion and you be realistic with yourself हाँ। in this economy। ठीक है, इसीलिए मैं कभी भी कॉमेडी को अपना ब्रेड एंड बटर नहीं कहता। ब्रेड एंड बटर इज ऑलवेज एंड द नेक्स्ट वट एवर लाइफ टाइम आई हैव लेफ्ट, आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मेरा मार्केटियर का जो रोल है, उसी से ही मेरी कंसल्टेंसी जो मैं रन कर रहा हूँ वही है। ठीक है, यस, कॉमेडी की वजह से मुझे एक कॉम्बिनेशन चीज़ का मिल गया एज अ मार्केटियर, एज अ कॉर्पोरेट पर्सन इन दैट विच ट्रांजिशन इनटू आल्सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साइड। और वो भी मैंने सोची नहीं थी कि मैं कोई उसमें घुसूंगा। नाउ आई एक्चुअली हैव अ कंपनी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ दुबई, आई एम अ पार्टनर इन पाकिस्तान फॉर दैट। और वो हार्डकोर एचआर सॉल्यूशंस की कंपनी है, ट्रेनिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन क्या है कि ये जो सब चीज़ें बनी, उसमें मेरा कॉर्पोरेट ने एक साथ दिया,
फिर जो कॉमेडी ने साथ दिया वो ये था कि आई वाज एबल टू मर्ज इट इनटू समथिंग जो कि मार्केट में एज अ प्रोडक्ट बहुत यूनिक थी। सो अब मुझे अगर कोई भी रीच आउट करता है, अभी थोड़े दिन पहले भी एक यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, और वैसे कॉर्पोरेट्स भी बुलाते हैं, वो प्राइमरीली इसलिए बुला रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट द कन्वेंशनल फॉर्मेट ऑफ व्हाट यू विल कॉल एज अ ट्रेनर और अ स्पीकर, बिकॉज व्हेन आई कम इन तो आई एम नॉट देयर टू गिव यू अ कॉमेडी शो एंड आई एम नॉट देयर टू गिव यू अ टिपिकल ट्रेनिंग। हाँ, वो दोनों का मिक्स। सो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रही है। हम्म, वो इस वजह से मैंने इस चीज़ को साथ रखा एंड मैंने लेट गो नहीं किया कॉमेडी को। एंड मुझे ये पता था कि कॉमेडी इवेंचुअली, यस, हर परफॉर्मर की ये ड्रीम ज़रूर होती है दैट यू वांट टू बी एबल टू मेक इट बिग इन दिस, फेम भी आता है, फॉर्चून भी मिल जाए, और यही चीज़ आपकी फुल टाइम हो जाए। बट मैं साथ में एक चीज़ और ये कहता हूँ कि देखें, ज़रूर पैशन फॉलो करें एंड डोंट लेट गो ऑफ इट, बट ऑल्सो ट्राई टू बी स्मार्ट। रियलिस्टिक से ज़्यादा बी स्मार्ट विद वॉट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू। अगर आपका पैशन ही आपका मेन स्ट्रीम बन जाए, क्या बात है। उससे अच्छी तो अब बात ही नहीं। मेरा पैशन पहले, कॉमेडी से पहले जो था, वो इट वाज एक्चुअली मार्केटिंग, एंड इसी वजह से मैंने उसको मतलब बिल्डअप किया। मेरी नंबर्स से जान निकलती थी शुरू से, तो फाइनेंस की साइड पे मैंने कभी सोचा नहीं था। बैंकिंग मुझे बोरी लगती थी। बाकी तो इंडस्ट्रीज आप छोड़ ही दें। अब नाउ दैट आई एम इन दिस पोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अब ये है कि आई कैन चूज़ व्हेन आई वुड लाइक टू डू अ शो और नॉट, राइट। या कोई बुलाता है अगर करने के लिए तो वो चीज़ है। लेकिन नॉन स्टॉप मैं सिर्फ ये अगर कर रहा हूँ, शायद ये चीज़ मैं रियलिस्टिकली ना कर पाऊँ, क्योंकि एक और लॉजिक भी है। महीने के 4 वीकेंड आते हैं। क्या मैं 4 वीकेंड्स पे एक ही जगह पे शो करूँ, या 4 अलग इलाकों में करूँ? 4 अलग इलाकों में कर रहा हूँगा, मे बी देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे ऑडियंसेस फिल अप हो जाएँगी, राइट? बट डू आई हैव दैट रियलिस्टिक बैंडविड्थ राइट नाउ कि मैं 4 वीकेंड्स दे सकता हूँ? नहीं। मैं शायद 2 वीकेंड्स महीने के कर लूँ, जिसमें 2 अलग फॉर्मेट्स को मैं एक ही जगह पे या 2 अलग जगहों पे कर लूँ। रियलिटी आपको देखनी सामने ज़रूरी है। उसको ग्रो करें, लेकिन बी स्मार्ट विद इट। और ये एक बिज़नेस के लिए भी कहा जाता है कि आपने कुछ भी देखना है तो येस, यू वांट टू अचीव, स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप बाय जाना है, स्टेप राइट? चलना है। कॉमेडी मिसाल के तौर पे, आप जैसे अभी आपने मुझे रीच आउट किया, अब छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज़ 2025 व्हेन नाउ पीपल आर कमिंग अराउंड मोर टू टॉक टू मी अबाउट इट। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना, वो ओवरनाइट रिकॉग्निशन, ओवरनाइट रिकॉग्निशन में बस 10 साल लगे हैं, फ़र्क सिर्फ इतनी बात है। नहीं, तो ओवरनाइट रिकग्निशन अगर कहीं हो भी जाए ना, उसको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं हो सकता। और ये कि मुझसे अभी भी कोई कहता है, मैं कहता हूँ देखिए, मैं आई नो दैट, और ये वही वाली बात है कि एक्टर जो होता है ना, 6 साल में एक फ़िल्म कर रहा है, उसने 6 साल के बीच में कोई एक फ़िल्म नहीं करी, वो लिटरली चिल कर रहा है। ही इज़ स्टिल एन एक्टर, ठीक है? तो कॉमेडियन का भी ये होता है ना, भई आर यू एन एक्टिव कॉमेडियन और नॉट? वो एक अलग बात है। हाँ। अब अगर कोई कहता है कि जी मैंने कॉमेडी की है, कब की थी जी? वो 8 साल पहले की थी, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं तो खुद मुँह पे कह रहा हूँ कि जी, पिछले 10 साल में बीच में कोविड आया था। बीच में वो पीरियड आया था जिसमें कोविड, उसके बाद फिर मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में, लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं था जिसके अंदर मैं ये कॉमेडी को वक़्त दे सकूँ। एंड अब जो है द सिनेरियो आई एम इन नाउ, आई वांट टू बिल्ड ऑन इट। आई वांट टू एक्चुअली एनकरेज हूएवर फील्स लाइक डूइंग दिस। मैं किसी तरह से अगर हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो भी है, तो कोई राइटिंग का है, परफॉर्मिंग का है, कोई किसी का कोई भी अगर दिल चाह रहा है इस चीज़ को करने का, तो मैं तो बहुत अरसे से आई बिन अ एम्बेसडर ऑफ ट्राइंग टू टेल किड्स, यंगस्टर्स, ओल्डर पीपल एज़ वेल कि भई अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डू इट, तो आप बताएँ एंड लेट्स मेक इट वर्क। बिकॉज़ आपने जो बात शुरू में की थी अभी कि क्राउड या मार्केट की कितनी वो है, तो वो मार्केट बनने से बनेगी। अगर आपने 2-3 खलीफे बिठा के बोला कि जी ये इंडस्ट्री बन जाएगी, तो ये तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 2-3 खलीफों से इंडस्ट्री नहीं नहीं बनेगी। बनती। यू हैव टू हैव a good market out there, and then everyone will have their own flavor. हर किसी की लाइन ड्रॉ डिफरेंट हुई होगी, हर किसी का फ्लेवर अलग होगा, एंड देन यू कैन से कि हाँ जी, यहाँ पे स्टैंड अप का बड़ा सीन है। अब इंडिया भी अगर चले जाएँ, बराबर में आपने पूछा ही था, इंडिया में मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी वो है। हरियाणा वाला अलग होगा, दिल्ली वाला अलग होगा, बम्बई वाला अलग होगा। हाँ, बिल्कुल अगर वो लेवल्स ही एक डिफरेंट होते एक एक बंदा, लेट्स सपोज जाकिर खान को बहुत लोग देखते हैं, अब जाकिर खान मल्टीपल शहरों में जा रहा है, ही इज़ ग्रेट एट व्हाट ही डज़, बट दैट जाकिर का जो फ्लेवर है ना, वो किसी शहर में बहुत हाई पे होगा, किसी शहर में वे, एंड इट्स नॉट एनीथिंग बैड ऑन टू हिम। हैं। इट्स बिकॉज़ उन शहरों में रिलेटेबल ऑडियंस का बिल्कुल। परसेंटेज वेरी करेगा ना। सो इट्स द सेम विद एनी प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू से विद दिस एज़ वेल। तो फराज़ यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके यार। एक ऐसी चीज़ को समझने का मौका मिला हुँ, कि मतलब समझें आप, स्टैंड अप कॉमेडी के
बैक स्टेज क्या चीज़ें चल रही हैं वो समझने का मौका मिला, हाँ। और एक थॉट प्रोसेस पूरा सामने आया कि यार किस तरीके से आपने अपनी ये जर्नी को, जो अभी तक की 8-10 साल की जो जर्नी, जी, जी। उसको कैसे लेके चले। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और कुछ सवाल मेरे दिमाग में रह गए, वो हो सकता है शायद मैं आपसे ऑफ एयर बात करूँ, कभी फ़ोन पे बात करूँ, और कभी अगर आपके पास टाइम हुआ दोबारा तो फिर मैं आपको दोबारा यहाँ पे बुलाऊँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आम थैंक यू आदमी फॉर हैविंग मी। पॉडकास्ट। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जिस तरह मुझे आज फराज के साथ बात करके नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, कुछ नया जानने का मौका मिला, आप लोगों को भी एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया होगा, और नई चीज़ें सीखने का आप लोगों को भी मौका मिला होगा। बैक स्टेज किस तरीके से एक स्टैंड अप कॉमेडियन थॉट प्रोसेस अपना लेके चलता है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं उसके लिए, ऑडियंस के साथ उसको क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सब जानने का मौका मिला हमें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह करें, बिकॉज़ यही मेरे पास एक वाहिद ज़रिया है अपने आप को बेहतर बनाने का। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए एपिसोड में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।